नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में अपने शुक्रवारी सभा आपके लिए आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से हाजिर है। हमारी सेक्स की समस्याओं से संबंधित ये श्रृंखला आमतौर से सेक्स ऑर्गन प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से बच्चे के जन्म से संबंधित कार्यों के लिए बनाए गए हैं। हर महिला और पुरुष के जनन अंग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के आकार लेते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में टेस्टिस का आकार छोटा हो जाना, स्पर्म का ना बनना, या महिलाओं में यूटेरस का छोटा हो जाना, फैलोपियन ट्यूब का दब जाना, या सर्विक्स का संकरा होना, ये जो अन्य कारण हैं, इन कारणों के कारण अनेक सेक्स से संबंधित समस्याएं भी समय समय पर आती रहती हैं। और ऐसे तमाम रोगी आप सबके पास जरूर आते होंगे अपनी अपनी शिकायतों को लेकर के। हालांकि ये विषय हमारे महिला चिकित्सकों के लिए विशेषकर लाभदायक है, लेकिन चूंकि हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी में भी महिला चिकित्सकों की बहुत ही कमी है पूरे देश में, इसलिए हमारे पुरुष साथी भी इनसे संबंधित रोगों का उपचार करने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं, पूरे देश से रोगी भी सवाल करते हैं, चिकित्सक भी अपने रोगियों का वीडियो कॉल कराते हैं। आज ही नोएडा के एक दंपत्ति ने अपनी समस्याओं को हमसे शेयर किया और हमने उनकी समस्याओं को ध्यान दे करके फिर उनको दवाएं वहाँ के निकटतम डॉक्टर को रेफ़र किया और उनको दवाएं सजेस्ट की। तो ये आम बात है कि युवा दंपत्ति, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हमारे आजकल के युवाओं को यौन शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि अभी भारत सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अभी विशेष रुचि इनमें विद्यालय या उनके संचालक या वहाँ के व्यवस्थापक नहीं दे पा रहे हैं। महिला और पुरुष के जनन अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी, उनके भौतिक क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी होना ये उतना ही आवश्यक है जितना हमको अपने शरीर के पाचन क्रिया को, उत्सर्जन क्रिया को, श्वसन क्रिया को जानना जरूरी है। क्योंकि ये अंग, प्रकृति ने जिस अंग को जहाँ पर जिस स्थिति में बनाया है, उस अंग की अपनी कार्यशैली अलग अलग है। 2% या 1% अपवाद को छोड़ के प्रकृति के किसी भी अंग की संरचना में कोई त्रुटि या उस पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। आमतौर से जो सेक्स से सबसे बड़ी समस्या आती है वो हमारे पुरुषों के स्पर्म का स्खलन होना, शीघ्र स्खलन होना, टाइम पीरियड कम होना, ये उनकी आम शिकायत रहती है। और महिलाओं में अक्सर ये शिकायत आती है कि सेक्स के दौरान दर्द होता है या पीरियड समय से नहीं आता है, इरेगुलर होता है। इन दोनों शिकायतों में दोनों के अलग अलग मानसिक तौर पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आमतौर से देखा गया है कि हमारे पुरुष साथी महिलाओं के सुख सुविधा का ध्यान न रखते हुए, उनकी निजी समस्याओं पर अपने आप को समाहित न करते हुए केवल सेक्स के प्रति लालयित रहते हैं और महिलाओं के शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान वो नहीं रखते हैं या महिलाओं की इच्छा का ध्यान वो नहीं रखते हैं। ऐसी दशा में जो सेक्स की समस्याएं आती हैं वो बहुत गंभीर आगे होती हैं और फिर रोग का कारण बन जाती हैं। विशेष करके पुरुष शीघ्र पतन के शिकार होते हैं और महिलाओं में सर्विक्स पर घाव हो जाना, चोट लग जाना, वैजाइना के अंदर घाव हो जाना या कट फट जाना या माहवारी का इरेगुलर हो जाना, ये तमाम ऐसे कारण बन जाते हैं जहाँ पर अनिच्छा या स्वस्थ मन से सेक्स प्रक्रिया को ना अपनाए जाने से ये मानसिक के साथ साथ शारीरिक बीमारी का रूप धर लेते हैं और फिर रोगी अपने चिकित्सक के शरण में आता है। आपके पास इन समस्याओं से आए हुए रोगियों के लिए पहला तो सबसे ज़रूरी ये है कि उनकी पूरी की पूरी काउंसलिंग की जाए, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ की। काउंसलिंग के दौरान उनको बताया जाए कि किस तरीके की संभावनाएं होती हैं, आपके शरीर की संरचना क्या है और आपकी इच्छाओं के अनुरूप आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे। और इसके बाद भी अगर उनकी समस्याएं जारी हैं तो फिर आप संबंधित दवाओं का सहारा ले सकते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए आपको महिला और पुरुष दोनों को CNS के साथ RE और C1 देना जरूरी है। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर महिलाओं के वैजाइनल चैम्बर में किसी प्रकार का कोई फंगस इन्फेक्शन या ईचिंग प्रॉब्लम या सूजन या हल्के घाव नज़र आते हैं और उनमें से सफ़ेद पानी की तरह रिसाव या पस आता है तो आप क्या करेंगे।
इस समस्या से ग्रसित महिलाओं में विशेष करके ईचिंग प्रॉब्लम, कपड़ों पर दाग लग जाना, ये ल्यूकोरिया नहीं है, इसको ल्यूकोरिया मत समझिएगा, ल्यूकोरिया के कारण हम अलग बयां करेंगे। अभी हम वैजाइनल चैम्बर के अंदर के छोटे छोटे एब्सेस या दाने या उनमें होने वाली ईचिंग या उनके अंदर कोई घाव हो जाना या सर्विक्स के माउथ पर कोई एब्सेस बन जाना या वहाँ पे कोई चोट लग जाना, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आमतौर से सर्विक्स के माउथ को बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, चिकना होना चाहिए, लेकिन जब उस पर लालिमा दिखाई पड़ती है या परीक्षण करने पे वहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट पिन अप करने पे जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं वो चेक करके बताएंगी कि सर्विक्स पर कोई चोट या घाव उनको लग रहा है या नहीं लग रहा है। और कभी कभार क्या होता है, मैं एक उदाहरण आपको दूं। अभी लगभग 1 महीने पहले एक महिला का यूटेरस ऑपरेट कर दिया गया था 4 साल पहले, और 4 साल से वो महिला बिल्कुल स्वस्थ थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक अभी पिछले महीने वो महिला रोगी मेरे पास आई और उसने कहा कि आज सुबह जब हम बाथरूम में थे तो हमें अपने कपड़ों पर ब्लड के दाग दिखाई पड़े। तो चूँकि यूटेरस ऑपरेट हो चुका था 4 साल पहले और अचानक 4 साल बाद ब्लड के थक्के या ब्लड के लक्षण कपड़ों पर दिखाई पड़ना, तो स्वाभाविक है कि पेशेंट दिमागी तौर से परेशान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से भ्रम ऐसे होते हैं कि 3 साल 4 साल बाद अगर ब्लड फिर से आना शुरू हो जाए तो लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं या कैंसर की ओर उनका दिमाग जाने लगता है या अन्य संभावनाओं पर जाने लगते हैं। हमने एक महिला चिकित्सक का नाम उनको बताया कि आप उनके पास जा करके पहले अपना जांच करा लें और अगर उनको ऐसा कुछ लगता है तो उसको आप रिपोर्ट करें, फिर मैं अपनी दवा दूंगा। उन्होंने जा करके जाँच कराया और महिला डॉक्टर से मेरी वार्ता भी हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, इनके सर्विक्स के पास कुछ छोटे छोटे दाने हो गए थे और उन दानों में हल्की सी ईचिंग प्रॉब्लम से जो है ब्लड आ गया था और वो मैंने अंदर तक उसको दबा करके साफ़ कर दिया है। अब आप बाकी दवा इनको दे दें, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि वैजाइनल चैम्बर के अंदर या वैजाइना के आसपास, लेबियम के आसपास जो है कुछ दाने निकल आते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अंदर से अगर उनमें प्रेशर आया या यूरिन पास करते समय प्रेशर का फ्लो ज़्यादा है तो वो कट छट जाते हैं और वहाँ से ब्लड एक आध बार आने की संभावना एक आध ड्रॉप हो जाती है। तो उससे बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहे तो फिर रोग में बदल जाता है। इस नाते आप समय समय पर अपनी महिला चिकित्सकों से महिलाओं को अपनी शारीरिक जांच करवाते रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसी दशा में अगर आपके पास एज ए फिजिशियन आपको ट्रीट करता है पेशेंट और आपसे दवा चाहता है तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, वैजाइनल चैम्बर में अगर ईचिंग प्रॉब्लम है तो ईचिंग प्रॉब्लम के लिए आप तुरंत वहाँ पे L1A3 और C7 का प्रयोग करेंगे, जिसमें दूसरे टाइम में आप दे सकते हैं। आप अगर आपके पास हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है A2, C4, C1 और S5, A2, C1 और S5, ये आपकी दूसरी दवा होगी जो 10-10 बूंद 4 बार लिखी हुई है। अगर पस आ रहा है या ब्लड के चांसेस दिख रहे हैं या अंदर लग रहा है कि छोटे दाने या ईचिंग प्रॉब्लम है और वहाँ से रिसाव जारी है, तो वहाँ पे आप S5B और G का प्रयोग लोशन के रूप में भी दे सकते हैं। गॉस में लगा करके उसको लगाया भी जा सकता है और आप खाने के लिए दिन में 4 बार देंगे। इससे क्या होगा कि अंदर के जो एब्सेस हैं वो सबसाइड कर जाएंगे और वैजाइनल चैम्बर का फ्लो बराबर हो जाएगा। वहाँ से जो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जो ब्लड का रिसाव हो रहा था, जो बाद में पस में परिवर्तित हो सकता था, उस पर आपकी ये दवाएं कंट्रोल कर ली जाएंगी। हमारे तमाम साथी कहते हैं कि आप दवाएं बता देते हैं लेकिन उसका कारण नहीं बताते। अब चूँकि दोनों बुक मेरी आपके पास पहुँच चुकी है, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और आपकी ही डिमांड पर मैं महिला और पुरुष के विशेष रोगों पर एक नई पुस्तक लिख रहा हूँ, जिसके कुछ नुस्खे आपको यहाँ पर मैं फार्मूले बता भी रहा हूँ। आने वाली पुस्तक आपका इसी विषय पर होगी, जिसमें महिला पुरुष के विशेष रोगों पर चर्चा होगी, हीमोफीलिया पर चर्चा होगी और कैंसर पर विशेष चर्चा होगी। ये तमाम हमारी आने वाली पुस्तक में इसकी चर्चा होगी। तो चूंकि आपके पास दोनों बुक पहुंच चुकी है और उसमें आपने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के साथ साथ हमारी डोजोलॉजी भी पढ़ ली है, तो अब विस्तृत व्याख्या हमारे नए साथियों को तो लगता होगा कि हमने कह दिया कि ये L1A3 और C5 10-10 ड्रॉप 4 बार दे दिए, तो आप चौंक जाते हैं कि 4 बार का मतलब क्या है, 10-10 ड्रॉप्स का मतलब क्या है। उसके लिए कई बार सवाल आते हैं, सर आप जो फार्मूला बताते हैं वो हम लोगों की समझ में नहीं आता है। मैंने आपको बार बार कहा कि मेरे फार्मूले 30 ml के लिए हैं, रोगी को देने के लिए फार्मूले आप तय करेंगे क्योंकि रोगी आपके सामने होता है। ये कई बार मैंने रिपीट किया है।
इस नाते इसको समझने का प्रयास करें और मानसिक रूप से आप अपने आप को हमारी किताबों में लगाइए, समय दीजिए। अभी आज मैं देख रहा था कि एक हमारे साथी हैं जीपी सैनी जी, वो अक्सर किसी न किसी ग्रुप में डाइल्यूशन के बड़े लंबे चैप्टर डाल दिया करते हैं। आज उन्होंने 24 पेज का एक डाइल्यूशन का विभिन्न रोगों पर 8वां डाइल्यूशन, 10वां डाइल्यूशन, 17वां डाइल्यूशन, 30वां डाइल्यूशन तक। अब मैं ये तो नहीं कहता कि भाई लोग प्रयोग नहीं करते डाइल्यूशन का, करते हैं, उनको परिणाम मिलते हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना होता है उन डाइल्यूशन बताने वाले साथियों से कि हमारा एक डॉक्टर कितने डाइल्यूशन की शीशी अपने डिस्पेंसरी पे सजाए। जैसे मेरी डिस्पेंसरी तो आपको दिखाई पड़ रही है, हमने कितनी शीशियों को सजा रखा है। हमारे साथी कहते हैं कि आपकी 450 ml वाली बॉटल नहीं दिखती है, तो मैंने उनको बताया था कि मेरी आदत पड़ गई है कि 450 ml की बॉटल से निकाल करके मैं इसमें सेट कर लेता हूँ और मैं इसी देता हूँ। मेरे पेशेंट जो आते हैं वो 450 ml की बॉटल भी देखते हैं और 450 ml की बॉटल भी यहाँ बगल में रखी हुई है, चूँकि कैमरा एक साइड में ही है। तो 450 ml से देने में आपको आसानी अगर नहीं लग रही है, मैं उन तमाम चिकित्सकों का ध्यान इधर आकर्षित करता हूँ कि जो 450 ml की एक बोतल यशवंत की नहीं समझ पा रहे हैं, वो पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 200वां, 500वां, 1000वां, 10वां ये डाइल्यूशन कैसे समझ पा जाते हैं और कैसे इतनी शीशियों का संग्रह वो अपनी डिस्पेंसरी पर कर लेते हैं और किस आधार पर डाइल्यूशन वो चुनते हैं। हमने मान लिया जीपी सैनी जी की उस पोस्ट को हमने आत्मसात कर लिया, मान लिया कि वो सारे फार्मूले सही हैं, सारी दवाइयाँ सही हैं और सारे डाइल्यूशन सही हैं। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है अपने उन तमाम साथियों जिन्होंने उस फार्मूले को बताया है या जिन लोगों ने उसको लिख करके फॉरवर्ड किया है, मान लीजिए बुखार का कोई पेशेंट आपके पास आया, तो किस रोगी को आप 10वां डाइल्यूशन देंगे, किस रोगी को आप 8वां डाइल्यूशन देंगे, किस आधार पर 10वां, 8वां, 6वां, 200वां डाइल्यूशन आप तय करेंगे? इसका कोई मानक है आपके पास? हमारे पास तो हमने कह दिया कि D3 से आपको देना है, 450 ml से निकाल के ड्रॉप बाई ड्रॉप 30 ml में गिरा दीजिए, शेष पानी मिला दीजिए या डिस्टिल वाटर मिला दीजिए और रोगी को 20 बूंद, 25 बूंद, 50 बूंद जैसी उसकी आवश्यकता उसके रोग के आधार पे हो, उसके आधार पर उसको 3 बार 4 बार आप पिलवाइए। हमने आपको एक फार्मूला D3 का बता दिया और उसका आधार क्या बताया कि D3 का जो कंसंट्रेशन होता है हमारी एंजाइम्स मेडिसिन का, उसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड और लिम्फ के कंसंट्रेशन से मैच कर जाता है, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी मैच कर जाती है। इस नाते ये दवाएं हमारे शरीर में तुरंत काम करना शुरू कर देती हैं। अब आप कहते हैं कि D3 के अलावा D4, D5, D6 और फिर आप उसके बाद कहते हैं 8वां डाइल्यूशन, 10वां डाइल्यूशन, 20वां डाइल्यूशन, 200वां डाइल्यूशन, 1000वां डाइल्यूशन। अब आप हमें बताएं कि जब D3 आपके ब्लड और लिम्फ से मैच कर जाती है तो उसके बाद के डाइल्यूशन जो आप देते हैं वो कहाँ मैच करता है, वो किस आधार पे जाके आपके रोग को ठीक करता है? हमें इसकी व्याख्या आज तक किसी डॉक्टर ने दिया नहीं है और मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को सुनने वाले हमारे जितने चिकित्सक साथी हैं, आप अपने उन तमाम साथियों से पूछिए। अगर वो हमको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे लिख सकें इसका कारण तो वो लिख दें। हो सकता है मैं ना समझ पाया हूँ 37 साल में इतनी तपस्या करने के बाद ये डाइल्यूशन का चक्कर या टेम्परामेंट का चक्कर कि आपने कह दिया कि 3 प्रकार के टेम्परामेंट हैं, इन तीनों टेम्परामेंट का ध्यान दीजिए और कम से कम 20 प्रकार के डाइल्यूशन हैं, इनका ध्यान दीजिए। तो हमारा चिकित्सक तो इन्हीं डाइल्यूशन और टेम्परामेंट में उलझ के रह जाता है। एक दो जो लिख देते हैं 8वां डाइल्यूशन, 10वां डाइल्यूशन, ये बातें चली कहाँ से हैं? ये बातें चली हैं दवा बनाने वाली कंपनियों के प्रोप्राइटर के दिमाग से। उन्होंने सोचा कि हम D3 दे देंगे तो हमारा चिकित्सक बार बार D3 हमसे मांगेगा, हमारी D3 खत्म हो जाएगी और चिकित्सक वाहवाही करेगा। उन्होंने चिकित्सक को उलझाने के लिए अपने यहाँ डाइल्यूशन का चक्कर बना दिया। और ये भी हो सकता है कि उनके उन डाइल्यूशन में केवल D3 ही हो, केवल उन्होंने उस पर लेवल लगा रखा हो D1, D2, D10वां, 5000वां, 10000वां, ये भी हो सकता है। कुछ लोग तो बनाते हुए दिखाते हैं कि मैंने इसका 1 ड्रॉप निकाला, इसका 9 ड्रॉप डाला, ये पहला बन गया, फिर इसमें से इतना निकाला, ये दूसरा बन गया, ये चौथा बन गया, ये 5वां, 6वां बन गया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, मैं इस उम्र में इस बात को सीखने का प्रयास करना चाहता हूं कि डाइल्यूशन के देने का आपका आधार क्या होता है? आप कैसे जज कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे 5वां डाइल्यूशन देना है और हमको यहाँ पे 10वां डाइल्यूशन देना है? आप उसी रोग पर या एक ही रोग के 4 व्यक्ति आ गए तो उन चारों व्यक्तियों का डाइल्यूशन आप कैसे तय करते हैं? आप विचार करें, मनन करें, मंथन करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली की बैसाखी पर नहीं चल सकती, बल्कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक सैद्धांतिक रूप से ब्लड और लिम्फ के कंसंट्रेशन को मैच कराते हुए इनकी दवाओं का समावेश किया जाता है। और ये एक सरल तरीका, संक्षिप्त तरीका है जो मैंने पूरे देश को बताने का प्रयास किया है। महिला रोगियों के साथ हमारे जो पुरुष रोगी होते हैं उनके भी पेनिस पर दाने निकल आते हैं, फोड़े बन जाते हैं, पस आने लगता है, उनकी भी दवाएं यही चलेंगी जो मैंने अभी महिला साथियों के लिए बताया। क्योंकि हमारे यहाँ महिला पुरुष के रोग
रोग अलग नहीं है या उनकी औषधियाँ अलग नहीं हैं। हमारे पास सिस्टम वाइज दवाएं हैं। तो जब फोड़ा चाहे वो महिला के वजाइना के अंदर हो या पुरुष के पेनिस पर हो, घाव दोनों ही है, पस दोनों ही बन रहे हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन दोनों का रप्चर हो रहा है, दोनों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इस नाते दवाओं का अंतर हम नहीं कर सकते। हम डोज का अंतर कर सकते हैं, वो हम रोगी के रोग की गंभीरता को देखते हुए करेंगे। हमारे किसी भी घाव को सुखाने के लिए, पकाने के लिए, उसको बंद करने के लिए, वहाँ रिसने के लिए, उसके पस को कंपोज करने के लिए हमारे पास S5B और G ये हमारा ड्रेसिंग मटेरियल भी है। आज मैंने कैंसर के 2 रोगी मेरे पास जो आ रहे थे कुशीनगर और सिवान से, उन दोनों रोगियों को बहुत ही अच्छा लाभ था। उनके माउथ के अंदर, जीभ के नीचे की जो गांठें थी वो लगभग 70% गल चुकी हैं, ठीक हो गई हैं, और बाहर जो घाव था वो भी ठीक हो रहा है। और उन्होंने ड्रेसिंग मटेरियल की और मांग की थी, तो आज मैंने 450 ml में ड्रेसिंग मटेरियल यही बनाया था, S5B और G, और उसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, ना मैं कभी मिलाता हूँ। कोई कट जाए, फट जाए, घाव हो जाए तो भी आप इसको लगाइए। अच्छे अच्छे सर्जन को आप बताइए, आपके यहाँ जो सर्जन है, अब मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मेरा ये अंगूठा लेफ्ट हैंड का नाखून कट के गिर गया था, और आपने पिछले 2 साल की अगर मेरी फेसबुक पे फोटो देखें तो मेरे इस अंगूठे में पट्टी बंधी हुई थी, ड्रेसिंग हुआ था, और वो ड्रेसिंग मैं इसी S5B और G से करता था। और 15 दिनों के अंदर मैंने अपने इस घाव को ठीक किया था। और हमारे जो सर्जन थे जिन्होंने इस नाखून को ऑपरेट करके पूरा का पूरा अंगूठा, उनको लगा था कि अब इसमें नाखून नहीं निकलेगा, मैंने उनको भी चैलेंज किया। वो बहुत अच्छे सर्जन हैं, हमारे यहाँ के बस्ती मेडिकल कॉलेज के सर्जन हैं। उनको ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये दवाएं ज़रा हमको भी दे दीजिए, कभी कभार हम भी अपने रोगियों पर इसका प्रयोग कर लें। वो कैली हॉस्पिटल में अच्छे सर्जन माने जाते हैं। तो हमारी इन दवाओं का प्रयोग अगर आप डोज वाइज समझ में आ गया कि हमको रोगी को कितने ड्रॉप देना है, रोगी के शारीरिक दशा और उसके रोग की गंभीरता को देखते हुए, तो निश्चित रूप से आपके रोगी का घाव भी सूखेगा, रोगी स्वस्थ भी होगा, और अच्छे मन से आपके साथ वो पूरे मनोयोग के साथ रोगी आपका एक सिंपैथी रहेगा, आपके प्रति उसका आभार रहेगा, और आप भी खुश और रोगी भी खुश। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार के घाव के लिए, चाहे वो बाहर शरीर के हो चाहे वो शरीर के अंदर हो, ये समस्याएं अगर आती हैं तो आप इन दवाओं का उपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। महिला पुरुष के विशेष रोगों पर अभी 2 क्लास हम और करेंगे, तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए। चलते चलाते हमारे साथी कहते हैं कि अपना कॉलिंग नंबर ज़रूर बता दिया करिए, तो हमारा कॉलिंग नंबर है 9793252355। आप इस पर हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, रोगी से वीडियो कॉल भी करा सकते हैं। और हमारे दूर दराज के रोगियों के लिए मैं बता दूं कि अगर वीडियो कॉल पर आप सही वीडियो कॉल कराते हैं और हमको अपने रोग की सही चर्चा और सही समस्या आप बताते हैं, तो आपको मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं है। दवाएं यहाँ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर भेज दी जाएंगी। हमारे दवाओं का खर्चा बहुत नॉमिनल है, कुरियर चार्ज पोस्ट ऑफिस का बहुत नॉमिनल है, और आप आसानी से उसको बियर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएँ सस्ती हैं, लेकिन अब इतनी भी सस्ती नहीं है कि हम उसको सड़क पर गिराते चलें। इस नाते दवाएं चूँकि पैसे से खरीदी जाती हैं, डॉक्टर अपनी मेहनत, अपना समय सबको जोड़ करके दवाओं के साथ अपना खर्चा आपसे लेता है। मैं समझता हूं कि आप इस पर सहमत होंगे। तो बस चलते चलाते हमारा फ़ोन पे नंबर 9450563748 या हमारा पेटीएम नंबर 7905882569 पर आप अपने बुक के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं, अपनी दवाओं के लिए पेमेंट कर सकते हैं, हमसे किसी रोग पर कंसल्ट करके हमारी कंसल्ट फीस के लिए भी भेज सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।